नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश ही नहीं वरन विदेशों तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ख्याति है। पूर्व पीएम के नाम पर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष रखी थी। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एचओडी प्रोफेसर एके सिंह को बनाया गया है। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहा है और लखनऊ से अटल जी 5 बार सांसद चुने गए थे। अटल जी के जन्म दिवस पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात चिकित्सा शिक्षा को देते हुए अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की नींव रखी और अब विश्वविद्यालय को अपना पहला कुलपति मिला है। हमारे साथ प्रोफेसर एके सिंह हैं जो केजीएमयू में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। योगी सरकार ने इन्हें पहला कुलपति नियुक्त किया है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा और बेहतर गुणवत्ता देने के लिए एक सीनियर डॉक्टर की तैनाती प्रथम कुलपति के रूप में की गई है और आज से अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि 2020 में चक गजरिया में विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण होना है, लेकिन आज से काम करना विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। किस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय सुधारेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक इतनी प्रेस्टिजियस, एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का हमको प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किया है। और जैसे अटल जी का बहुत अच्छा नाम रहा है, हम कोशिश यही करेंगे, हमारा प्रयत्न यही होगा कि इस यूनिवर्सिटी का भी उनके साथ संबद्ध होने के कारण एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन पूरे समाज में रहे और यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान भर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में, एक प्राथमिक जो विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाए। जहाँ तक काम करने की बात है, हमने कल शाम को चार्ज लिया था और आज से हम अपने विभाग से ही काम शुरू कर दिया है। कारण इसलिए है कि विभाग से शुरू कर दिया है क्योंकि अभी हमको जो अंतरिम जगह मिली है उस जगह में भी करीब कुछ फर्निशिंग वगैरह भी होनी है, तो समय न व्यतीत करें, इसलिए हमने अपने विभाग से ही, जहाँ पे सारी सहयोग मिलता रहता है हमें, वहाँ से कार्य शुरू कर दिया है। तो जो प्रारंभिक काम होता है यूनिवर्सिटी का कि उसके एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, इन सब का बनना, एक्ट बन चुका है। इंस्टीट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस पे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं दूसरी जगह के भी और उस पर काम करने लगे हैं अपना। बिल्कुल चूँकि अभी मूलभूत चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए अभी तो लेटर पैड से, ईमेल एड्रेस से, सब चीज़ से शुरू होता है, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। और उसका विजन, जैसे हमें रजिस्ट्रार चाहिए है, हमें फाइनेंस ऑफिसर चाहिए है, इन सब की मांग हमने ऑलरेडी शासन में दे दी है और शासन से बात भी हो गई है। वो लोग भी यहाँ की नियुक्तियों के लिए कार्यरत हो गए हैं। सर, आप केजीएमयू में लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक रहे, एक लंबा तकाजा है आपको चिकित्सीय जगत का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जितने भी निजी मेडिकल कॉलेज हैं, अर्ध सरकारी, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, पैरा मेडिकल संस्थान हैं, ये सभी अब अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन आएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और सरकार मेडिकल एजुकेशन को बहुआयामी बनाना चाहती है, इसलिए उसने विश्वविद्यालय की स्थापना की है। क्या प्लान है आपके माइंड में, किस प्रकार से धरातल पर मेडिकल एजुकेशन को एक बढ़िया तस्वीर और नज़ीर के साथ पेश करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी बन गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों, उनका सत्र शुरू हो गया है। तो बीच सत्र में उनका स्थानांतरण दूसरे यूनिवर्सिटी में होना मुश्किल है या हो सकता है दिक्कत हो। लेकिन हाँ, जो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उनको हम लोग संबद्ध करने लगेंगे। नर्सिंग का सेशन हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होते हैं, तो नर्सिंग कॉलेजेस का संभवतः हम पहले कर लेंगे उसके, तो नर्सिंग कोर्स पहले शुरू हो जाएगा उसमें, और मेडिकल वाले जैसी अगला सत्र आएगा उससे हम लोग संबद्ध करने लगेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक तजुर्बा रहा है हमारा मेडिकल एजुकेशन का और तजुर्बा रहा है हमारा एग्ज़ामिनेशन का, मेरी यूनिवर्सिटी का मेन काम ही यही है कि एक एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न फिक्स करे, गुणवत्ता करे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करे, और जो सब लोग के
सहयोग से हम यहाँ पे कर सके हैं, वो उस तरह का पद्धति हम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मिला के करें। कारण ये है कि बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, बहुत से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का अपने अपने यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे हैं, तो उनका स्तर, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न एक समान नहीं रहा है। और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत दिन से थी, बहुत से अन्य प्रदेशों में है ही, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे कर्नाटका में है, जैसे तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। तो उस तरह की एक वृहद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे निर्माण हो गया है। सर, निजी मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर शिकायतें आती हैं कि फ़ीस बहुत वसूली जाती है और तमाम मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर एमबीबीएस की सीटें मानकों से खिलवाड़ पर कम भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में आप किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हुए चिकित्सा शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर जोर देंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो फीस निर्धारण का कार्यक्रम होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट ने बीच में पिछले कुछ वर्षों में किया भी है कि कितनी फ़ीस कौन यूनिवर्सिटी ले सकती है या कौन मेडिकल कॉलेज ले सकता है, भर्ती के समय भी और साथ में उनका साल के करिकुलम के हिसाब से भी। तो ये गवर्नमेंट इस पर सचेत है और कर रही है, और इस साल भी जब नीट का एग्ज़ाम होगा तो उसके साथ वो शर्तें रख करके कर रही है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि परीक्षाओं का, हाँ ये ज़रूर है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनका एक समय सारणी होगी, एक समय सारणी होगी परीक्षा लेने की, एक समय सारणी होगी उसका नतीजा निकलने की। तो ये सब चीज़ें जिसमें कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी का निकल आता है, किसी यूनिवर्सिटी का रुका रहता है, बच्चे परेशान होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होने पाएंगी और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से ही सबके इम्तिहान होंगे। कहा जा रहा है कि जो अटल बिहारी चिकित्सा यूनिवर्सिटी है, इसमें तमाम तरह के शोध भी होंगे और रिसर्च के मामले में ये एक अग्रणी यूनिवर्सिटी बन करके उभरेगी। तो ऐसे में किस प्रकार के मेडिकल रिसर्च शोध को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा? और चूँकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, ऐसा जहाँ तक शोध का कार्य है, अभी शोध हम लोग की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी शोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शोध के लिए जब तक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज संबद्ध नहीं हो जाएगा, शोध कौन करेगा? बेसिकली जब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, वहाँ पे प्रोफेसरान वगैरह होंगे, फैकल्टी होगी, रिसर्च लैब्स होंगे, तब शोध का आएगा। अभी प्राथमिकता ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी को चलाएं और इस यूनिवर्सिटी में जो एफिलिएशन वाला काम है और जो एग्जामिनेशन वाला काम है वो सुचारू रूप से पहले शुरू करें। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए अभी आपको लगभग कितने स्टाफ की ज़रूरत है? कितने डॉक्टर्स आपको चाहिए? कितना और स्टाफ चाहिए? और सरकार से क्या आपने अभी मांग की है फौरी तौर पर? और अभी आपका अस्थाई दफ्तर लोहिया संस्थान में बनाने के लिए शायद कहा गया था, फिलहाल आपने यहाँ से काम शुरू किया है, तो कितने समय में एग्जीक्यूट हो सकता है सारी कवायद? हमें लगता है कि लोहिया संस्थान वाला दफ्तर एक महीना 2 महीने में कार्यरत हो जाना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। तो जब वहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था? दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि आपको इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए लगभग कितने स्टाफ की ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स आपको चाहिए और यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर्स की तैनाती सरकार करने जा रही है? और इस बारे में क्या आपसे अभी सलाह मशवरा सरकार या शासन में बैठे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने किया? कुछ पद तो शासन ने सृजित कर दिए हैं, जैसे रजिस्ट्रार है, फाइनेंस कंट्रोलर है, इन सब के पद ऑलरेडी शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं। रहा फैकल्टी का, तो फैकल्टी के अभी वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि फैकल्टी के पद नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार से जितनी हमको फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो शासन चलाने के लिए यूनिवर्सिटी के, वो हम उनसे रिक्वेस्ट करके डिप्यूटेशन पे ले लेंगे। जहाँ तक कर्मचारियों का है, सरकार को जहन में था कि हाँ कुछ न कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी शुरू करते समय, तो उन्होंने कुछ 15-16 पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन कर रखी हैं। कब तक ये पूरी यूनिवर्सिटी अमल में आ जाएगी? फिलहाल सरकार का ये वादा है कि 2020 तक ये बन करके तैयार होगा और बड़ा अनूठा बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार का भवन बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, चूँकि परम श्रद्धेय अटल जी के नाम पर उसको बनना है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अनूठा संगम भी निर्माण शैली में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के आपका क्या कहना? जी, जहाँ तक हमारे ज्ञान में आया है कि PWD को इन्होंने सरकार ने ऑलरेडी नियमित कर दिया है और शायद कुछ पैसे भी उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन अभी PWD से हमारी बात नहीं हो पाई है, उनके महानिदेशक से बात नहीं हुई है क्योंकि कल ही शाम को हमने चार्ज लिया है। तो
अब उसका काम एग्जीक्यूट करना, उसको आगे बढ़ाना कंस्ट्रक्शन, वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। कितनी जल्दी वो निर्माण कर देते हैं, कितने अच्छे से निर्माण करते हैं, सुपरविज़न हम भी करते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो उसमें गति रहे। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी को करना है कि आगे का निर्माण किस तरह से करना है, कैसा करना है, और कोशिश तो हम उनसे निवेदन यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र गुणवत्ता के साथ कर दें। सर, कोरोना काल में आपने जो है कार्यभार ग्रहण किया है और चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का बजट तकरीबन 200 करोड़ है। उसकी लागत से पूरा भवन और सारे संसाधन बनने हैं। तो अभी जैसा कि आप कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ने अभी आपसे संपर्क नहीं किया है, और चूंकि कोरोना काल भी शुरू हुआ है और तमाम सरकार की परियोजनाएं भी देर से ही पूरी होने की पूरी उम्मीद है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो 2020 में अपने अस्तित्व में भवन के साथ पूरा होकर आ पाएगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि 2020 में हो पाएगा, क्योंकि जून ऑलरेडी करीब करीब निकल गई है। अभी वहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग का, उसका कंसल्टेंट का, उन सब का चयन होना है। जब ये सब हो जाएगा तब उसके बाद निर्माण का कार्य शुरू होगा, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने में 2020 के अंदर हो पाएगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि एक धीरे धीरे के चरणबद्ध करें, जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिया, फिर बाकी उसके हिस्से बनाने लगे, तो चरणबद्ध करके हमको वो दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बिल्डिंग बनने में हमें उम्मीद है कि करीब करीब 1-2 साल का समय इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने में लग जाएगा। लखनऊ की तीसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पहली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर सैफई में भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तीसरा अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। किस प्रकार से दोनों से इस यूनिवर्सिटी को अलग बनाएंगे? क्योंकि केजीएमयू का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश दुनिया में केजीएमयू के नाम से ही डॉक्टर्स पहचाने जाते हैं। जॉर्जियंस कहलाना अपने आप में एक गर्व की बात रहती है। तो ऐसे में आप भी जॉर्जियंस रहे और केजीएमयू में एक लंबा तक आ जाए, किस प्रकार से अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय को आप दोनों विश्वविद्यालयों से अलग बनाएंगे? नहीं, हमारा कोई किसी भी विश्वविद्यालय से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग का सहयोग करके हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर बने, काबिल डॉक्टर बने। यही उद्देश्य जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी है। और इसमें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट के हों चाहे गवर्नमेंट के हों, जिनका स्तर हम लोग देखते हैं कि हाँ स्तर थोड़ा सा पीछे हो रहा है, उनको एक स्तर पे, केजीएमयू के स्तर पे या उससे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन के भी आरोप लगते रहे हैं, चाहे केजीएमयू हो चाहे सैफई हो। अब एक नया चिकित्सा विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है। ऐसे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खरीद और तमाम इंतज़ामों में किस प्रकार से पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे जिससे भ्रष्टाचार मुक्त रहे अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय? देखिए, जहाँ तक कि लांछन लगने की बात है वो तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास ये रहेगा, जैसे अभी तक छवि ठीक ठाक रही है और इतने साल से हमने बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कराए हैं। CPMT कराया है जिसमें करीब 1.25 लाख स्टूडेंट्स थे, करोड़ों का बजट था। ऐसी और भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, हमारे यहाँ कराए हैं। डिपार्टमेंट में करीब करीब 10-10 करोड़ की परचेजेस की हैं, लेकिन कभी आज तक वास्तविकता में किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला है। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम अपनी वो रेपुटेशन मेंटेन करते हुए कार्य करें। तो आपने देखा कि किस प्रकार साफ तौर पे अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर AK सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी, साफ छवि मेंटेन की जाएगी और अटल जी की जैसी छवि है उस तरह विश्वविद्यालय को चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस साल अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ पाता है या नहीं, ये तो सरकारी मशीनरी बताएगी, लेकिन बतौर फर्स्ट VC प्रोफेसर AK सिंह ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली में बाहरी लोगों के इलाज पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब लक्ष्मण जी
प्राणघात हुए थे, तब लंका में रावण के शासनकाल में भी सुषेण वैद्य ने उनका उपचार किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने लोगों के इलाज ही करना बंद कर दिया है, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुरू कराया। हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। दिल्ली में सियासत शुरू हुई कोरोना महामारी संकट में संजय सिंह, जो कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका साफ कहना था कि उत्तर प्रदेश से अधिक टेस्ट दिल्ली में हो रही है। और जो ये विवाद उठा था कि दिल्ली में बाहरी का इलाज नहीं का, वो मेल और तमाम जो लोग हैं उनकी राय के आधार पर था। हालांकि बीजेपी के इशारे पे अनिल बैजल पे उनका आरोप है कि जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उन्होंने फैसला पलट दिया। सीधा आरोप आम आदमी पार्टी अब लगा रही है कि जो सरकार का फैसला था कि दिल्ली के जो अस्पताल होंगे वहाँ दिल्ली के निवासियों का होगा, जो केंद्र के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसमें बाहर के जो लोग दिल्ली में निवास करते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अनिल बैजल, जो कि उपराज्यपाल, उन्होंने हमारा जो फैसला था सरकार का, उसको पलट दिया। देखिए, विश्व का कोई देश और देश का कोई प्रदेश किसी भी बीमार का इलाज करने से न मना किया है, न मना करना चाहिए। और दिल्ली प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, इस प्रकार का बयान देना, ये इंसानियत के विरुद्ध, ये मानवता के विरुद्ध और उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के प्रति जो घृणा भरी हुई है उसका प्रदर्शन था। मैं महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस फैसले को पर रोक लगाने का काम किया है। दिल्ली प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। वह कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए नंबर को नहीं रोक पा रहे हैं। वहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो चिकित्सा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग समर्थन के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस प्रकार के बयान दे करके लोगों के दिल को दुखाने का काम कर रहे हैं। जो त्रेता युग में रावण के राज्य में नहीं हुआ, उस समय भी लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वो मूर्छित हुए थे। उस समय भी सुषेण वैद्य जी को लाया गया, उनके द्वारा दी गई औषधि से भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए थे। उस समय भी ये नहीं हुआ कि कोई बीमार हो गया तो लंका का कोई डॉक्टर कह दे कि नहीं हम इलाज नहीं करेंगे, या लंकापति आर्डर दे दे कि नहीं सुषेण वैद्य इलाज नहीं करेंगे। ये केजरीवाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए वो देश से माफ़ी मांगे। बस एक छोटा सा और सवाल है कि नेपाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से लगी हैं, उन्होंने कहा कि जो नेपाल की संसद ने ये पास किया काला पानी लिपू लेक को लेकर, उसको दिखाने के पहले ये सोचना चाहिए कि भारत के एक दूसरे की आत्मा है और दूसरे से बड़ा प्राचीन संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और तिब्बत का जो हाल है, हश्र है, उसको देखना चाहिए था। उसके पहले इस तरह का फैसला लेना चाहिए था नेपाल सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान एकदम उचित है और मुख्यमंत्री के नाते भी और गोरज पीठाधीश्वर के नाते भी भारत और नेपाल के रिश्ते निश्चित तौर से सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं और प्राचीन काल से हैं। और चीन की चाल या चीन का जाल जो भी इस समय फैलाया जा रहा है, उसमें नेपाल न फंसे, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का संकेत और बयान था। मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार है और कूटनीतिक मोर्चे पर उसके लिए जो काम करना चाहिए, जो बात करना चाहिए, वो बात हो रही है और ये मामला वहीं से सुलझेगा। लेकिन भारत और नेपाल का रिश्ता जो है वह अटूट है, वह कभी टूट नहीं सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उनका साफ कहना है कि जो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल सही है, जायज़ है और कूटनीतिक वार्ता के जरिए चीज़ें हल होंगी। नेपाल को अपने प्राचीन और जो पुरातन काल से जो सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है उसको ध्यान में रखना चाहिए। रहा सवाल केजरीवाल पे, तो उन्होंने कहा कि रावण के समय भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी कि लंका में किसी को इलाज करने से रोका गया। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बीजेपी ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर परिवार संपर्क अभियान शुरू कराया है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में अभियान की शुरुआत हुई। इसी कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह मनकामेश्वर वार्ड के तमाम इलाकों में पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर लोगों के बीच पहुंचकर संपर्क किया। लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा पत्र दिया गया, जिसमें सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का जिक्र है। लॉकडाउन में कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार के किए गए कार्यों के साथ साथ 20 लाख करोड़ के पैकेज, राम मंदिर मामला, कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक सहित तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। जनता पार्टी ने निर्णय लिया है माननीय मोदी जी का पत्र को लेकर, घर घर संपर्क की योजना है। आज हम लोग जा रहे हैं घर घर संपर्क करने बूथ पर। इस बूथ पर सभी घरों में हम लोग संपर्क कर लिए हैं
वैश्विक महामारी में आदरणीय मोदी जी, योगी जी के द्वारा जो देश और राज्य के अंदर योजना चली, यदि आदरणीय मोदी जी, योगी जी न होते तो देश न बचता। आज राज्य के अंदर 1 लाख बेड है, कोविड बेड, और 15,000 प्रतिदिन लोगों का जांच हो रहा है। ये माननीय मोदी जी, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। आज किसी तरह कोरोना को हम लोग कंट्रोल किए उत्तर प्रदेश में। देख रहे हैं जिस प्रकार दुनिया में महामारी है, देश और राज्य मेरा बच गया। 10 सालों से थी, उस समस्या का समाधान करने का अवसर माननीय मोदी जी को लोगों ने दिया, और 1 साल के अंदर कश्मीर की समस्या का समाधान 370-35 को समाप्त करके आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक झटके में समाप्त हो गया। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी थे, आज हिंदुस्तान में उनको नागरिकता मिल रही है और वह सम्मान से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा जो निर्णय हुआ, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये करोड़ों देशवासियों की आशा थी, उसको मोदी जी ने विश्वास में बदला और उनके नेतृत्व आज मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस रोजगार को सृजित करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों को कई विभागों को मिलाकर अकुशल कामगारों को रोजगार देने की योजना पर तत्काल काम शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही टीम 11 की बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी नियंत्रण के लिए टूनेट मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के साथ समीक्षा करते हुए मनरेगा के तहत 1 करोड़ कार्य दिवस प्रतिदिन का सृजन करने के लिए विभागों को निर्देश दिया। उन्होंने सभी जनपदों में सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि 1 करोड़ कार्य दिवस का सृजन होना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार मिल सके। और मनरेगा के तहत एक बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री से की जा रही है। चूँकि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि वो जो 30 लाख प्रवासी श्रमिकाएँ हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इसमें पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल शक्ति विभाग और इसके अलावा कई अन्य विभागों के साथ उन्होंने बैठक की और विस्तार से चर्चा की। सभी जिला अधिकारियों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जो मनरेगा से और रोजगार सृजन को लेके होगी, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजनी होगी, शासन को अवगत कराना होगा। साथ ही आज मुख्यमंत्री ने जो टीम 11 के साथ बैठक की, उसमें टूलेट मशीनों की समीक्षा की कि क्या टूलेट मशीनें जिनको वो अपने सरकारी प्लेन के जरिए गोवा से उन्होंने लखनऊ मंगाई है, यहाँ से सभी जनपदों में पहुँची कि नहीं, इसकी समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि कोरोना के नियंत्रण करने में कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। रोजगार को लेके जो सरकार का एक तरह से बृहद कार्य योजना है उस पर फोकस होना चाहिए और इसकी प्रगति रोज होनी चाहिए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों से वादा किया है कि यूपी में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब अलग अलग विभागों के जरिए रोजगार सृजन की कवायद तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के जरिए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग की तैयारियों पर हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने खास बात की विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और जो रोजगार उपलब्ध कराने की बात है उसको लेके विस्तार से चर्चा की। तो हम इसी पे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी से। कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और उसमें जो कहा कि 1 करोड़ मानव दिवस कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किए जाए, उसमें हालांकि अलग अलग विभागों को लक्ष्य दिया गया है, आपके विभाग को भी दिया गया है। तो क्या है आपके विभाग की पूरी रूपरेखा? हमारे विभाग का पंचायती राज विभाग में जो अलग अलग कार्य हैं उन कार्यों का अलग अलग समय सीमा तय की गई है। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन में, तो उसमें NLOB के तहत हम लोगों को 13 लाख शौचालय जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बनाने हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो हम इसमें लगभग 63 लाख मानव सृजित दिवस सर्जित करने का काम विभाग की ओर से हुआ है। तो एक ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय हम लोग बना रहे हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। तो लगभग 60 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें सब में 40% पे मटेरियल लगेगा और वो 60% मटेरियल लगेगा और 40% लेबर मजदूरी पे लगेगा। तो लेबर जितने भी है सब मनरेगा के तहत ले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास
ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देश्य पंचायत ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत भवन बनते हैं, मिनी सचिवालय बनते हैं, तो उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध है। 251 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। तो उसके लिए भी हम लोग लगभग 1200 ग्राम सभाओं में ये बहुउद्देश्य पंचायत भवन बनाने जा रहे हैं और इसमें भी लगभग 34.22 लाख कार्य दिवस एक सर्जित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प है और हमारे नाली हैं, खड़ंजे हैं और काम है। लगभग बड़ी संख्या में धनराशि राज्य वित्त आयोग की और 14वें वित्त आयोग की धनराशि ग्राम सभाओं में है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुसार हम लोगों को जो विभाग का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 30 लाख के आसपास है और उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उसमें बहुत जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अकुशल लोग हैं, उनको मनरेगा के तहत रोजगार की बात कही गई। तो जैसे आपका विभाग है, इसी तरह से अन्य विभाग हैं। तो इस कहीं ना कहीं जितनी योजनाओं के बारे में आपने जिक्र किया कि 63 लाख से लेकर 60,000 और तमाम कार्य दिवस, मानव दिवस सृजित किए जाएंगे, तो इनको भी लाभ मिलेगा जो बाहर से आए? हाँ, निश्चित रूप से उसमें जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको सबको उसमें लाभ मिले। जैसे मैंने कहा कि 40% जो धनराशि है ये बजट की आवंटित धनराशि, उसमें 40% धनराशि मजदूरी के लिए ही निर्धारित की गई है। 40% मजदूरी के लिए और 60% मटेरियल के लिए। तो ये बड़ी संख्या में हमारा कार्य है और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उसकी धनराशि भी आवंटित है, हमारे पास धनराशि है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम लोग उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए और जो मानव सेवा दिवस उन्होंने निर्धारित किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने सब अपने विभागों का पूरा ब्यौरा दिया कि वो 63 लाख कार्य दिवस होंगे, जिसमें स्वच्छता अभियान भी है, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी है, जिसमें मनरेगा मजदूरी को 40% मजदूरी है और 60% मटेरियल है। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ है और जो लक्ष्य था मुख्यमंत्री का, और एक तरह से कि वो सभी विभागों से उनकी अपेक्षा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो टारगेट है वो 31 जुलाई दिया गया है और लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। और पंचायती राज विभाग, जैसा कि पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी जी ने बताया कि वो लक्ष्य टारगेट से ऊपर हो चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ लॉकडाउन था, दूसरे तरफ विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।